नमस्कार मित्रों, मैं राजा चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल ठकुरलाल स्टडीज पर। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि कांग्रेस की स्थापना कैसे होती है और साथ ही कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशनों को के बारे में भी हम इस वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा। मित्रों, कांग्रेस की स्थापना की जो पृष्ठभूमि है वो जानना काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कांग्रेस की स्थापना को लेकर के आज भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। मित्रों, हम सब जानते हैं कांग्रेस ने एक जन आंदोलन को प्राप्त किया। अनेकों आंदोलनों के माध्यम से देश की आजादी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, किंतु क्योंकि इसका जो संस्थापक था वो एक अंग्रेज था, अंग्रेजी नहीं बल्कि अंग्रेजी सेवा में कार्यरत था, तो उसी के परिणाम स्वरूप इसकी स्थापना की सत्यनिष्ठा को लेकर के प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। फिर मैं कहता हूं, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि कांग्रेस ने देश की आजादी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगर प्रश्न चिन्ह अगर किसी बात पर लगता है तो वो लगता है मित्रों कांग्रेस की स्थापना को लेकर के। मित्रों, दरअसल इसकी कहानी शुरू होती है एओ ह्यूम के द्वारा। ह्यूम मित्रों, एक समय की बात है, 1 मार्च 1883 को कोलकाता विश्वविद्यालय के जो विद्यार्थी हैं उनको एक पत्र लिखते हैं। उस पत्र में ये लिखते हैं मित्रों कि सभी को स्वतंत्रता के लिए एकजुट होकर के हमें प्रयास करना चाहिए। तो ये सबसे पहले ह्यूम के द्वारा एक पहला प्रयास था। आगे चल करके हम जानते हैं मित्रों, एक थियोसॉफिकल सोसाइटी हुआ करती थी। ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है इसका एक वार्षिक अधिवेशन का आयोजन हुआ 1984 में मद्रास के अंदर। इस अधिवेशन के अंदर 3 लोग मिलते हैं, दादा भाई नेहरू जी और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। इसी अधिवेशन में मित्रों एओ ह्यूम के द्वारा 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन के नाम से एक संगठन की स्थापना की जाती है। मित्रों, ये जो पॉइंट है काफी नोटेबल है। 1884 के 1884, ये 1984 नहीं होगा, ये यहाँ पर 1884 होगा, इसको करेक्ट कर लीजिए। 1884 में थियोसॉफिकल सोसाइटी का वार्षिक अधिवेशन होता है। इसी वार्षिक अधिवेशन में ह्यूम के द्वारा इंडियन नेशनल यूनियन नामक एक संगठन की स्थापना की जाती है। मित्रों, ये जो संगठन है इंडियन नेशनल यूनियन आगे चल करके दादा भाई नेहरू जी के सुझाव पर 25 दिसंबर 1885 ईस्वी को इसी का नाम मित्रों बदल करके रख दिया जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस। मित्रों, किसके सुझाव पर किया जाता है? ये दादा भाई नेहरू जी के सुझाव पर मित्रों ऐसा किया जाता है। ये पॉइंट मित्रों हमें याद रखना है। क्लियर है भाई? अब मित्रों हमें एक चीज और जाननी होगी कि ये जो ह्यूम होता है ये शिमला जाता है। स्थापना से पहले की बात है मित्रों, ये स्थापना करने के बाद ये शिमला जाता है। शिमला जैसे ये जाता है तो ये वायसराय डफरिन से मिलता है और डफरिन से मिलकर के उसे ये अपनी योजना से परिचित कराता है कि मैंने इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना क्यों की है। ये कहता है मित्रों, ऐसा माना जाता है कि जो हुम का एक मित्र था वेटरबन, उसने एक इसी के ऊपर एक पुस्तिका लिखी। उस पुस्तिका के अंदर ऐसा कहा गया है कि हुम को एक रिपोर्ट प्राप्त होती है साधु संतों के माध्यम से। तो उस रिपोर्ट में इस देश के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता है, उस पर चिंता व्यक्त की गई थी। तो हुम कहता है डफरिन से कि हम इस संगठन के माध्यम से क्रांतिकारियों की जो भावना है उसको निकालने का काम करेंगे धीरे धीरे, ताकि इस देश के अंदर एक बड़े संकट को आने से रोका जा सके। तो ये योजना मित्रों बताई जाती है डफरिन को और कहा जाता है कि ये क्रांतिकारियों से सुरक्षा कपाट के तौर पर कार्य करेगा, हमें इससे सुरक्षा प्रदान करेगा। फिर मित्रों हुम जो होता है इंग्लैंड जाता है। इंग्लैंड में कुछ राजनीतिज्ञों से मिलता है, कुछ नेताओं से मिलता है, उनसे चर्चा करता है और साथ ही इंग्लैंड के अंदर मित्रों भारत संसदीय समिति की भी स्थापना करता है जो भारतीय मुद्दों पर चर्चा कर सके। इसके पश्चात मित्रों हम देखते हैं कि आप देख पा रहे हैं कि जो कांग्रेस की जो स्थापना है वो कैसे हो रही है। मित्रों, कांग्रेस की स्थापना की सबसे पहली सार्वजनिक घोषणा हिंदू एक पत्रिका है मद्रास के अंदर, उस समय पर था और अब भी है, 5 दिसंबर 1885 को एक अंक में प्रकाशित होती है और फिर पूरे देश में घोषणा होती है कि हाँ इस प्रकार का कोई एक संगठन बन चुका है। अब मित्रों इसका सबसे पहले अधिवेशन की बारी आती है।
मित्रों जो पहला अधिवेशन है इसका जो आयोजन है वो तो पुणे में होना था, लेकिन क्योंकि पूरे देश से बल्कि विश्व स्तर पर प्लेग महामारी फैल चुकी थी और पुणे में इसके केसेस ज्यादा देखे जा रहे थे, तो इस कारण से पुणे में इसके प्लान को रद्द कर दिया जाता है और फिर मुंबई में इसका प्रथम अधिवेशन का आयोजन किया जाएगा। ठीक, तो 28 दिसंबर 1885 को प्रथम अधिवेशन का आयोजन होता है और कहां पर होता है मित्रों? मुंबई के अंदर गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के अंदर इसका आयोजन होता है। ये एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है और इसकी अध्यक्षता करते हैं WC बनर्जी, मतलब व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसमें कितने सदस्य भाग लेते हैं मित्रों? 72 सदस्य इसमें भाग लेते हैं। यहां पर एक पॉइंट नोट करने वाला है, 2 मुस्लिम सदस्य होते हैं, मात्र 2 ही मुस्लिम सदस्य होते हैं। ये पॉइंट आप याद रखिए, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, और मित्रों इसमें जो महत्वपूर्ण सदस्य भाग लेते हैं, दादा भाई नेरोजी, फिरोज शाह मेहता, काशीनाथ तैलंग, वी राघवाचारी और S सुब्रमण्यम इसके सचिव बनते हैं मित्रों। इस बात को आप याद रखिए। अध्यक्षता की जाती है WC बनर्जी के द्वारा। मित्रों जो प्रथम अधिवेशन था इसके अंतर्गत जो अधिकांश नेता थे वो वकील और पत्रकार थे। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। इस प्रथम अधिवेशन के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे जाते हैं जिन पर इसके अंतर्गत चर्चा होती है, जैसे कि भारत के अंतर्गत जो भी विधि विधान बनाए जाते हैं उनकी जांच करने के लिए एक रॉयल कमीशन होना चाहिए। जो भी भारत के अंतर्गत जो कानून बनाए जाते हैं उनकी जांच के लिए एक रॉयल कमीशन होना चाहिए। इंग्लैंड में जो मित्रों इंडियन काउंसिल जो काम करती है उसको समाप्त किया जाए, ऐसा इसके अंतर्गत कहा जाता है। जो प्रांत और जो केंद्र की जो लेजिस्लेचर हैं, जो व्यवस्थापिकाएं हैं, उनको बढ़ाया जाए, उनमें जो संख्या है उसका विस्तार किया जाए। एक महत्वपूर्ण मुद्दा था मित्रों सिविल सर्विसेज का। मित्रों इस समय पर क्या था, सिविल सर्विसेज की जो परीक्षा है केवल इंग्लैंड में ही आयोजित कराई जाती थी। इन्होंने कहा देखो भाई इस परीक्षा का जो आयोजन है अब वो भारत में भी होना चाहिए। क्लियर है, इसका आयोजन मित्रों भारत में भी होना चाहिए। और इस समय पर जो उम्र थी वो घटा करके 19 साल तक कर दी थी। इन्होंने कहा इसकी जो उम्र है उसे बढ़ा करके 30 वर्ष तक किया जाना चाहिए। और भी मित्रों इसमें कुछ मुद्दे थे, जैसे कि जो सैन्य व्यय है उसमें कटौती की जाए, और जो इंग्लैंड में मित्रों इस समय पर क्या हो रहा था कि भारत का जो कपड़ा उद्योग है वो काफी पिछड़ रहा था, क्योंकि जो विदेशों जो इंग्लैंड से जो कपड़ा आ रहे थे, मशीन से निर्मित वस्त्र जो भारत में आयात किए जा रहे थे इंग्लैंड के द्वारा, तो मित्रों उसकी तुलना भारतीय वस्त्र उद्योग नहीं कर पा रहा था। तो ऐसे में कहा जाता है इनके द्वारा कि जो इंग्लैंड से कपड़ा को जो आयात होता है उस पर एक शुल्क लगाया जाना चाहिए, जिससे कि जो भारतीय वस्त्र उद्योग है उसको कुछ न कुछ संरक्षण प्राप्त हो सके। बर्मा को भारत से अलग किया जाए, ऐसा प्रस्ताव यहाँ पारित किया जाता है। और ये जो सारे प्रस्ताव थे इन्हें सभी प्रदेशों में भेजा गया और उनकी सभी राजनीतिक जो संस्थाएं हैं उनके अंदर इसको भेजा जाता है। कांग्रेस का अगला अधिवेशन कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इसका निर्णय मित्रों इसी के अंतर्गत कर लिया जाता है। नेक्स्ट मित्रों कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन होता है, जैसे कि पहले ही ज्ञात हो गया, कोलकाता में हुआ 1886 के अंदर। मित्रों इसकी अध्यक्षता दादा भाई नेहरू जी के द्वारा की जाती है और 434 प्रतिनिधि भाग लेते हैं। और मित्रों इसके अंतर्गत लगभग 81 मुस्लिम भाग लेते हैं। मित्रों सॉरी 81 नहीं मित्रों 33 मुस्लिम इसमें भाग लेते हैं। ये जो पॉइंट है मित्रों 33 मुस्लिम वाला, इसको आप याद रखिए क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा। पहले वाले में 2 मुसलमान थे, दूसरे वाले में 33 मुस्लिम थे। मित्रों दरअसल होता क्या है, एओ हयूम जो कि इसके सचिव थे वो कोलकाता जाते हैं। कोलकाता में इस समय सुरेंद्रनाथ जो बनर्जी थे उनका एक संगठन था इंडियन एसोसिएशन। वो जो संगठन था उसका प्रभाव पूरे बंगाल के अंतर्गत देखा जा रहा था। तो एओ हयूम को ऐसा ज्ञात हुआ कि बिना सुरेंद्रनाथ बनर्जी के इस कांग्रेस को कोलकाता के अंदर सफल नहीं बनाया जा सकता। तो ह्यूम ने सुरेंद्रनाथ बनर्जी से मीटिंग की और उन्होंने मीटिंग में सुरेंद्रनाथ बनर्जी को तैयार कर लिया कि वो इंडियन एसोसिएशन का विलय कांग्रेस के अंदर कर दें। अब मित्रों इस संगठन के अंतर्गत जितने भी 434 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था उन सभी को डफरिन ने मित्रों निजी तौर से व्यक्तिगत रूप से गोल्डन पार्टी दी थी। जो मित्रों तीसरा कांग्रेस का जो अधिवेशन है उसका आयोजन मद्रास में किया जाता है। इसकी अध्यक्षता सबसे पहले मुस्लिम सैयद बदरुद्दीन तैयब जी बनते हैं कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले। याद रहे ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष बनते हैं। दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मित्रों इसके जो प्रतिनिधि हैं वो हैं 607 प्रतिनिधि इसमें भाग लेते हैं।
और लगभग 81 मुस्लिम थे मित्रों इसके अंतर्गत। इसमें शामिल होने वाले लगभग 81 मुस्लिम होते हैं। और ये भी आपको याद रखने, पहले वाले में 2 मुस्लिम, तीसरे वाले में 33 मुस्लिम थे। अब मित्रों क्या होता है कि कांग्रेस का कार्य संचालन कैसे किया जाए, इसे लेकर के एक कमेटी बनाई जाती है, एक कमेटी का गठन किया जाता है कि कमेटी ही तय करेगी। मित्रों इसी अधिवेशन के माध्यम से कांग्रेस ने जनता से पैसा इकट्ठा करना भी शुरू कर दिया था। क्लियर है? ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं मित्रों। और जो नेक्स्ट अधिवेशन होता है मित्रों, इस अधिवेशन में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो भी याद रखने हैं। 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं मित्रों। ये आर्म्स एक्ट के खिलाफ मित्रों इसमें एक प्रस्ताव पारित होता है। मित्रों याद रहे, इसके अंदर ह्यूम ने विरोध किया था कि ये प्रस्ताव पारित नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन मित्रों ह्यूम के विरोध करने के बाद भी आर्म्स एक्ट के खिलाफ प्रस्ताव पारित होता है। मित्रों ये ऐसा पहली बार था कांग्रेस के अंदर जहां अंग्रेजी शासकों और अधिकारियों की आलोचना शुरू हुई। ह्यूम विरोध करता रह गया कि आर्म्स एक्ट के खिलाफ प्रस्ताव पारित नहीं होना चाहिए, लेकिन ये हुआ। मित्रों दूसरा, असम कुली एक्ट के खिलाफ प्रस्ताव लाया जाता है, लेकिन मित्रों क्योंकि जो असम कुली एक्ट है ये असम से जुड़ा हुआ प्रस्ताव था, तो प्रांतीय विषय था, इसीलिए मित्रों ये प्रस्ताव पास नहीं हो सका। मित्रों ये ऐसा पहली बार था जब अंग्रेजी शासकों की आलोचना कांग्रेस के अधिवेशन के माध्यम से, कांग्रेस के मंच से होना शुरू हो जाती है। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बता सकते हैं तीसरा अधिवेशन था। मित्रों इस समय जो मद्रास है उसके जो गवर्नर थे वो कौन मेयर थे, ये पॉइंट आपको मित्रों याद रखना होगा। अब चौथा अधिवेशन की मैं बात करूं मित्रों, ये दिसंबर 1888 ईस्वी में आयोजित किया जाता है इलाहाबाद में। एक सेकंड मित्रों, एक सेकंड, चलिए। हाँ, इलाहाबाद में मित्रों आयोजित कराया जाता है 4th अधिवेशन को, और इसकी अध्यक्षता की जाती है जॉर्ज यूले के द्वारा। यहाँ के मित्रों जो गवर्नर थे उनका नाम है ऑकलैंड काल्विन। इनका नाम याद करना क्यों जरूरी है? क्योंकि इन्होंने पूरी जान लगा दी थी कि इलाहाबाद में ये अधिवेशन आयोजित न हो पाए। तो फिर मित्रों ये आयोजित कैसे हो पाया? मित्रों एक राजा दरभंगा थे, उन्होंने इलाहाबाद में लोथर काउंसिल खरीदकर कांग्रेस को दे दी थी, आप इसमें जाओ, इसमें आयोजन करो, जिस कारण से मित्रों इलाहाबाद के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित हो पाता है। 2 पॉइंट हमें याद रखने होंगे। इलाहाबाद से थोड़ा सा आगे मित्रों एक जगह है जिसका नाम है वाराणसी। वाराणसी के राजा हैं शिव प्रसाद सितारे हिंद। इस नाम को मित्रों याद रखना है क्योंकि ये अंग्रेजों के समर्थक हैं। वाराणसी के राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और सर सैयद अहमद ने मित्रों इसका विरोध किया था, इस अधिवेशन का। ये पॉइंट आपको याद रखना है। हालांकि हम जानते हैं सर सैयद अहमद और शिव प्रसाद सितारे हिंद दोनों ही कांग्रेस के विरोधी थे, और 1857 की क्रांति को बाद में अंग्रेजों का सपोर्ट में भी ये बोले थे। इस अधिवेशन में काफी लोग भाग लेते हैं, 1248 सदस्य इसमें भाग लेते हैं। मित्रों हमें याद रहना चाहिए कि जो लाला लाजपत राय हैं पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल होते हैं। याद रहे, अध्यक्षता नहीं की मित्रों, पहली बार लाला लाजपत राय कांग्रेस के किस अधिवेशन में शामिल हुए? तो वो चौथा अधिवेशन था, और हिंदी में भाषण भी देते हैं। यहां पर एक पॉइंट हमें याद रखना है मित्रों, 1889 मतलब 1889 में लंदन में इंडियन नेशनल कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी की स्थापना की जाती है। कांग्रेस के द्वारा की जाती है इसकी स्थापना, इसका एक पत्र होता है इंडिया। ये पॉइंट आपको याद रखना है, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा। और मित्रों किसकी अध्यक्षता में की जाती है? ये एग्जाम के अंदर ये भी क्वेश्चन पूछा था, विलियम डिग्बी। किसकी अध्यक्षता में की जाती है मित्रों? विलियम डिग्बी। विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में मित्रों इसका आयोजन किया जाता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। इसकी साप्ताहिक पत्रिका थी। याद रहे मित्रों, जो इंडिया नामक पत्रिका है ये साप्ताहिक थी। एग्जाम में ये भी पूछे जाते हैं कि साप्ताहिक पत्रिका थी या दैनिक थी या मासिक थी। ठीक है मित्रों, 1889 के ईस्वी में लंदन में इंडियन नेशनल कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी की स्थापना की गई। इंडिया नामक साप्ताहिक पत्रिका थी, विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में इसकी स्थापना की जाती है। नेक्स्ट है मित्रों 5वां अधिवेशन। 5वां अधिवेशन की अध्यक्षता विलियम वेटरवन के द्वारा की जाती है, और ये मुंबई में होता है। आपको 5वें अधिवेशन में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो याद रखनी है वो ये है कि ये वही अधिवेशन है जिस अधिवेशन के अंतर्गत इंग्लैंड में एक प्रतिनिधि मंडल भेजा जाता है। किसलिए भेजा जाता है? हम कांग्रेस का जो दृष्टिकोण है उसका प्रचार करेंगे, और उसका सदस्य किसे बनाया जाता है? फिरोज शाह मेहता,
मनमोहन घोष, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सैफुद्दीन और डब्ल्यूसी बनर्जी को। ये पॉइंट याद करने वाले हैं। छठा अधिवेशन में हमें याद रखना है कि छठा अधिवेशन मित्रों काफी जरूरी है और एग्जाम में क्वेश्चन यहां से जो पूछा गया है वो है कि कोलकाता विश्वविद्यालय की मित्रों पहली महिला स्नातक थी जिनका नाम है कादम्बिनी गांगुली। इन्होंने पहली बार कोई महिला पहली बार कांग्रेस को संबोधित करेगी। याद रहे, अध्यक्षता नहीं कर रही है, पॉइंट को नोट करना है, संबोधित कर रही हैं। अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? फिरोज शाह मेहता इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। इन छोटे छोटे पॉइंटों में हमें अंतर याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो पेपर में सीधा क्वेश्चन बनेगा ये कहां पर मित्रों कादम्बिनी गांगुली ने कहां पर इसे संबोधित किया? छठे अधिवेशन 1890 में कोलकाता में किया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। आठवां अधिवेशन मित्रों इलाहाबाद में किया जाता है दिसंबर के महीने में 1892। डब्ल्यूसी बनर्जी इसके अध्यक्ष होते हैं। यहां पर हमें जो पॉइंट याद रखना है वो ये है कि ये जो अधिवेशन है ऐसा तय किया गया था 1890 अधिवेशन के अंदर के इसका आयोजन के भाई इंग्लैंड में किया जाएगा, लेकिन ये इंग्लैंड में आयोजित नहीं किया जा सका। बस यही इस पॉइंट को याद रखना है। ठीक है, पेपर में पूछा जा सकता है किस अधिवेशन को इंग्लैंड में आयोजित कराया जाना था किंतु वह आयोजित नहीं हो सका, तो वो 8वां अधिवेशन था मित्रों। नेक्स्ट मित्रों 9वां अधिवेशन लाहौर में आयोजित होता है दिसंबर के महीने में। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नेहरू जी के द्वारा की जाती है। इस अधिवेशन में मांग की जाती है कि सिविल सेवा जो परीक्षा है उसे भारत में भी कराई जाए। तो ज्यादा खास अधिवेशन ये नहीं है। 11वां अधिवेशन पुणे में आयोजित होता है 1895 के अंदर। इसके अध्यक्ष होते हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी। मित्रों हम जानते हैं कि महादेव गोविंद रनाडे को पश्चिमी भारत का सुकरात या पश्चिमी भारत पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। जो भूमिका बंगाल में राजा राम मोहन रॉय की थी वही भूमिका महादेव गोविंद रनाडे की महाराष्ट्र के अंदर थी। मित्रों महादेव गोविंद रनाडे ने कांग्रेस के अंदर ही एक संगठन, कांग्रेस के अंदर तो नहीं कह सकते लेकिन कांग्रेस से जुड़कर एक संगठन बनाया था जो कि सोशल कॉन्फ्रेंस इसका नाम था, और यह समाज सुधार से जुड़े हुए कार्य करता था। क्योंकि मित्रों जो कांग्रेस थी ये पॉलिटिकल पार्टी थी, समाज सुधार संबंधित इसमें कार्य नहीं किए जाते थे। समाज सुधार के कार्य करने के लिए 1887 के अंदर कांग्रेस से बाहर एक महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की जाती है, और इस सोशल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो सती प्रथा जैसी कुरीतियां थी उनकी आलोचना की गई। और मित्रों जो पर्दा प्रथा है, जो महिलाओं की शिक्षा को लेकर है, इन तमाम चीजों पर कार्य किया गया और इसकी अध्यक्षता महादेव गोविंद रनाडे कर रहे थे। ये पेशे से वकील थे। और मित्रों लेकिन आगे चल करके तिलक ने इस पुणे अधिवेशन के माध्यम से 1895 में तिलक ने महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा ही सोशल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस, याद रहे, कांग्रेस के मंच से बंद कराया था। यह पॉइंट नोट करने वाला है। एक पॉइंट और मैं आपको बताना चाहूंगा, एमजी रनाडे के शिष्य थे गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले के शिष्य थे महात्मा गांधी। तो ये मित्रों एग्जाम में ये जो क्रोनोलॉजी है पूछी जाती है। महादेव गोविंद रनाडे के शिष्य थे गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले के शिष्य थे महात्मा गांधी। मित्रों एक बात याद रखिए, इंडियन हिस्ट्री में गोपाल कृष्ण गोखले का प्रभाव और महात्मा गांधी का प्रभाव बहुत अधिक था। गोपाल कृष्ण गोखले के हाथ में एक राजनीति, एक अपने समय की कांग्रेस पर प्रभाव रखते थे, और उनके बाद और महात्मा गांधी भी इनसे ज्यादा प्रभावित थे। ठीक, अब मित्रों आता है 12वां अधिवेशन कोलकाता के अंदर, और ये होता है, इसकी डेट लिख लीजिए, 1896 में कोलकाता में आयोजित होता है। ये काफी महत्वपूर्ण है, आपको रटना है, रहीमतुल्ला सयानी के द्वारा। ये पॉइंट नोट करना है, ये कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले सेकंड मुस्लिम थे। सेकंड मुस्लिम कौन थे कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले? रहीमतुल्ला सयानी थे। और प्रथम कौन थे मित्रों? बदरुद्दीन तैयब जी तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, तीसरा वाला अधिवेशन मद्रास में होता है और 12वां अधिवेशन होता है कोलकाता में। ये दूसरे मुस्लिम होते हैं। मित्रों कांग्रेस के मंच पर बंकिम चंद्र चटर्जी ने पहली बार वंदे मातरम गीत गाया, वंदे मातरम का गीत गाया। ये पॉइंट नोट करना है। कौन सा अधिवेशन है मित्रों? 12वां अधिवेशन 1896। नेक्स्ट मित्रों जो इंपोर्टेंट है अब हम वही देखेंगे। लखनऊ में मित्रों 1899 में रोमेश चंद्र की अध्यक्षता में अधिवेशन किया जाता है। 1901 वाला मित्रों बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। वो क्यों है आपको पता चलने वाला है।
1901 में कांग्रेस का जो अधिवेशन है मित्रों कलकत्ता में होता है। इसकी अध्यक्षता दिनसो वाचा के द्वारा की जाती है, दिनसो ई वाचा के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। मित्रों 1901 का कलकत्ता अधिवेशन इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? क्योंकि मित्रों पहली बार महात्मा गांधी कांग्रेस के मंच पर आते हैं, पहली बार, फर्स्ट टाइम। और जो मित्रों पहली बार है वो काफी इंपोर्टेंट होता है, अंडरलाइन करने वाला पॉइंट है मित्रों ये, जिसे आप याद रखिएगा। अब मित्रों इस समय आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपने तो पढ़ा होगा यार महात्मा गांधी भारत में दक्षिण अफ्रीका से 1915 में आए थे, जनवरी का महीना था, ये 1901 में क्या करने आए थे? मित्रों ये आए थे दक्षिण अफ्रीका के निवासी के तौर पर आए थे, ये पॉइंट आप याद रखिए। महात्मा गांधी ऐसा नहीं है कि जब भाई अफ्रीका गए तो परमानेंट वहीं रहे, एक भी दिन नहीं है, वो आते रहते थे, बीच बीच में आते थे, कुछ समय के लिए आते थे। लेकिन उनका जो एक पॉलिटिकली जो उनका इन्फ्लुएंस था 1915 से पहले भारत में नहीं था, वो दक्षिण अफ्रीका में शिफ्ट थे। दक्षिण अफ्रीका की पॉलिटिक्स में उनका प्रभाव था, भारत की राजनीति में प्रवेश उन्होंने, वैसे तो चंपारण सत्याग्रह से माना जाता है, लेकिन 1915 में वो आ ही चुके थे और उन्होंने अपना जो काम है वो शुरू कर दिया था, भारत यात्रा शुरू कर दी थी गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर। तो मित्रों महात्मा गांधी सबसे पहले कांग्रेस के किस अधिवेशन में शामिल हुए? तो मित्रों 1901 में। दूसरा क्वेश्चन मित्रों ये भी बन सकता है कि महात्मा गांधी कांग्रेस की अध्यक्षता कब करते हैं? मित्रों मात्र एक बार ऐसा हुआ जब महात्मा गांधी कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं 1924 में बेलगाम के अंदर महात्मा गांधी सबसे पहले कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं। सबसे पहली और आखिरी बार कांग्रेस की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा बेलगाम अधिवेशन में की जाती है। तो ये 1901 को आपको याद रखना। इसकी अध्यक्षता किसने की? दिनसो ई वाचा ने इसकी अध्यक्षता की। फिर मित्रों एक समय आता है जब कर्जन के द्वारा, वायसराय कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है। इस बंगाल के विभाजन को लेकर के कांग्रेस के अंदर काफी आक्रोश आता है, बल्कि अन्य दलों के अंदर भी आता है। 1905 में बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में एक अधिवेशन होता है, बनारस के अंदर होता है, ये पॉइंट आपको जरूर याद रखना है। इस अधिवेशन के अंदर जो अपना बंगाल विभाजन हुआ था उसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की जाती है। स्वदेशी आंदोलन क्या है उसे हम अलग वीडियो के माध्यम से समझेंगे। इसी समय पर गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष के नेता की मित्रों उपाधि प्रदान की जाती है। ये पॉइंट भी भाई आपको याद रखना होगा। तो मित्रों ये जो एक दो पॉइंट मैं आपको बताता चल रहा हूं, आपने नोट भी कर सकते हैं, ये काफी महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। अब चलिए मित्रों नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट अधिवेशन कौन सा हुआ। 1905 में बनारस में अधिवेशन होता है और 1906 में होता है मित्रों कलकत्ता के अंदर, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नेहरू जी करते हैं। क्या ये कोई खास अधिवेशन था? बिल्कुल खास था मित्रों। मैं दादा भाई नेहरू जी के बारे में आपको कुछ बताता हूँ। दादा भाई नेहरू जी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। इन्होंने स्वशासन, स्वराज शब्द का प्रयोग किया, इसके माध्यम से स्वराज शब्द का प्रयोग। तो पहला क्वेश्चन, तो स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले कौन थे भाई? देखो कांग्रेस के मन से दादा भाई नेहरू जी ने सबसे पहले जो स्वराज का प्रयोग किया था वो 1904 में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस, इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में पहली बार मित्रों स्वशासन या स्वराज की मांग की। पहली बार मित्रों दादा भाई नेहरू जी ने 1904 में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में पहली बार मित्रों स्वशासन की मांग की। 1905 में जब गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा कांग्रेस की अध्यक्षता बनारस में जब की जाती है, तो वहां पर भी दादा भाई नेहरू जी जो है स्वराज की मांग करते हैं या स्वशासन की मांग करते हैं। 1906 में दादा भाई नेहरू जी को अध्यक्ष बनने का मौका मिला और इसी क्रम में मित्रों ये अपने जो अध्यक्षीय भाषण में स्वराज शब्द का प्रयोग किया। कांग्रेस के मंच पर पहली बार ऐसा होता है, स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले दादा भाई नेहरू जी बन जाते हैं। मित्रों ये अधिवेशन खास है तो इसलिए क्योंकि इस अधिवेशन में 4 प्रस्ताव पारित होते हैं।
कई एग्जाम ने ये 4 प्रस्तावों पर प्रश्न पूछे हैं। सबसे पहला होता है मित्रों स्वराज, स्वशासन का, दादा भाई नेहरू जी इसका जो समर्थन करते आ रहे थे। दूसरा बहिष्कार आंदोलन का, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा का। ये चारों पॉइंट हमें याद रखने हैं। पहला है मित्रों स्वराज, दूसरा बहिष्कार आंदोलन, तीसरा स्वदेशी और चौथा है मित्रों राष्ट्रीय शिक्षा। चलिए भाई, नेक्स्ट अधिवेशन होता है सूरत के अंदर 1907 में। ये काफी खास था। ये खास अधिवेशन मित्रों क्यों था? ये देखो मित्रों, जो उदारवादी उग्रवादी थे, कांग्रेस के अंदर 2 दल होते हैं, एक उदारवादी और एक उग्रवादी। उग्रवादी का प्रतिनिधित्व करता थे बाल लाल पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। अरविंदो घोष भी थे। त्रिपुड़ी कहा जाता है, लेकिन ये 4 लोग थे। मित्रों, अगर मैं उदारवादी दल की बात करूं तो दादा भाई नेहरू जी हैं, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, ये उदारवादी नेता थे। बदरुद्दीन तैयब जी हैं, ये उदारवादी नेता थे, जो हम देखते आ रहे हैं। मित्रों, होता क्या है कि ये दोनों बंगाल विभाजन को लेकर जो आंदोलन होना था, उसे लेकर आमने सामने आ जाते हैं। उदारवादी कहते हैं इस आंदोलन को बंगाल में सीमित रखा जाए, उग्रवादी कहते हैं बिल्कुल नहीं, इसे देशव्यापी स्तर पर चलाया जाए। और लाला लाजपत राय पंजाब में चलाते हैं, तिलक जो इसको पूरे महाराष्ट्र में फैलाते हैं। गणपति उत्सव के माध्यम से, शिवाजी उत्सव के माध्यम से इस आंदोलन को प्रमोट करते हैं। लेकिन मित्रों, ये जो चीज है, उदारवादी इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उनके अनुसार इस आंदोलन को बंगाल तक ही सीमित रखा जाए और अंग्रेजों के साथ मिलकर ऐसा किया जाए। उग्रवादियों का कहना था बकवास बंद करो। उन्होंने सीधे तौर से सुशासन की मांग की थी। तो इसीलिए मित्रों, ये जो दोनों हैं, और अध्यक्षता को लेकर भी, क्योंकि अधिवेशन कहाँ आयोजित किया जाएगा, उग्रवादी नहीं चाहते थे कि सूरत में आयोजित हो, वो चाहते थे कि भाई ये नागपुर में आयोजित होना चाहिए, क्योंकि वो गढ़ था मित्रों उग्रवादियों का। इसे लेकर भी मित्रों विरोध होता है इनके अंदर। इसकी अध्यक्षता को किसके द्वारा की जाए, इसे लेकर भी विरोध हुआ। 1906 में भी विरोध हुआ था अध्यक्षता को लेकर के। तो 1906 में तो दादा भाई नेहरू जी को ले इनका विरोध नहीं कर पाए। अब मित्रों, ये जो विरोध है, अब ये काफी बड़े स्तर पर हमें देखने को मिलता है। और 1907 में जो उदारवादी और जो उग्रवादी है, ये दोनों मतलब कांग्रेस से उग्रवादी दल अलग हो जाता है। तो इसीलिए हम मानते हैं जो कांग्रेस है इस समय से 2 दलों में बढ़ चुका था, एक उदारवादी और एक उग्रवादी। और हम मानते हैं कि 1905 के बाद जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर जो ज्यादा प्रभाव रहा वो उग्रवादियों का रहा, उससे पहले उदारवादियों का था, क्योंकि लोग इनसे ज्यादा प्रभावित हो रहे थे। वो तो निवेदन की, संविधान की राजनीति की बात करते थे, ये थोड़ा सा एग्रेसिव पॉलिटिक्स में आ चुके थे। मित्रों, ये जो 1907 का जो सूरत अधिवेशन है, ये विरोध के कारण पूर्ण मतलब कंप्लीट ये आयोजित नहीं हो पाया था। और इसीलिए दोबारा इस अधिवेशन को बुलाया जाता है मद्रास के अंदर। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो सूरत अधिवेशन है मित्रों, मद्रास के अंदर में दोबारा आयोजित होता है। फिर मित्रों, आगे चल करके जो महत्वपूर्ण जो अपना अधिवेशन है वो 1910 इलाहाबाद में है। हम काफी महत्वपूर्ण ही देख रहे हैं। इसकी अध्यक्षता की जाती है सर विलियम बेटरमैन के द्वारा। और इसके अंदर मतलब जो जिन्ना की पृथक निर्वाचन प्रणाली थी उसकी आलोचना की जाती है। 1911 कलकत्ता के अंदर अधिवेशन होता है, 1911 में कलकत्ता में। और इसकी अध्यक्षता की जाती है बी.एन. नारायण, सॉरी बी.एन. धर मतलब नारायण धर, एन का मतलब है नारायण, तो बी नारायण धर के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। और मित्रों, ये अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार मित्रों ऐसा होता है कि कांग्रेस के मंच से राष्ट्रगान जन गण मन को गाया जाता है। तो वंदे मातरम को कब गाया गया, और ये जो राष्ट्रगान है, जो जनमन गण है, इसको कब गाया गया, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। 1915 में मित्रों जो अधिवेशन है वो मुंबई में हुआ। इसकी अध्यक्षता की जाती है सर एस.पी. सिन्हा के द्वारा। और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इतना याद रखिए, 1915 में बंबई में एस.पी. सिन्हा के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। और थोड़ा सा मतलब जो उग्रवादी थे उनको भाई अब कांग्रेस में शामिल किया जाए, क्योंकि तिलक जेल से छूटकर आ चुके थे, तो सारे प्रयास किए जा रहे थे। थोड़े जो कांग्रेस है उसके संविधान में परिवर्तन भी किए जा रहे थे, और ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है मित्रों, 1916 लखनऊ अधिवेशन, ये काफी महत्वपूर्ण है। इसकी अध्यक्षता की जाती है मित्रों मजूमदार के द्वारा, एसी मजूमदार के द्वारा। एसी का मतलब अंबिका चरण मजूमदार। क्या है मित्रों? अंबिका चरण मजूमदार। कांग्रेस जो है मित्रों, जो 2 गुटों में बढ़ चुकी थी, उदारवादी और गर्मपंथी, अब उनमें वो एक हो जाते हैं। 1915 में भी प्रयास किए गए, क्योंकि तिलक जो है जेल से छूटकर आ चुके थे, जो मांडल्य जेल गए थे।
उससे छूट कर आ चुके थे और उनकी काफी उम्र हो चुकी थी बाल गंगाधर तिलक की। अब जो पहले वाला जो अग्रेसिवनेस था धीरे धीरे उसमें कहीं ना कहीं कमी आ रही थी। हम देखते हैं मित्रों 1916 में तिलक के प्रयासों से ये एक तो होते हैं, और जो तिलक है मित्रों 1920 1 अगस्त को उनकी मृत्यु हो जाती है, और गांधी जी उनकी जो अर्थी होती है उसको कंधा भी देते हैं। तिलक और एनी बेसेंट दोनों के प्रयासों से मित्रों पूरा उदारवादी और जो गर्मपंथी हैं ये एक हो जाते हैं। ये पॉइंट हमें याद रखना है। किस अधिवेशन में ऐसा होता है? 1916 लखनऊ अधिवेशन, अंबिकाचरण मजूमदार के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। मित्रों मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयासों से यहाँ पर क्या होता है कि जो कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग थी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग है वो भी अब एक हो जाते हैं। और कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग का जो संगठन है वो एक कब से कब तक चला? मित्रों इन दोनों ने 1916 से लेकर के 1922 तक कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक होकर कार्य किया। याद रहे मित्रों, कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग दोनों ने एक ही मंच से काम किया 1916 से लेकर के 22 तक। 22 में मुस्लिम लीग अलग क्यों होती है? रीजन है मित्रों असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन में मुस्लिम लीग क्यों अलग हुई थी? क्योंकि जिन्ना का मानना था कि महात्मा गांधी जो है वो सांप्रदायिक जो धर्म को राजनीति से जोड़ रहे हैं, जिसके माध्यम से सांप्रदायिक ताकतें हैं वो उठ खड़ी होंगी। ठीक, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग को व्यक्तिगत तौर से कहूं तो ऐसा लग रहा होगा कि जो कांग्रेस है कहीं ना कहीं मुसलमानों का भी नेतृत्व कर रही है और उसका जो अस्तित्व है वो खत्म ना हो जाए, इसलिए वो उसने इसका साथ छोड़ दिया होगा। ये स्वाभाविक सी बात है, ऐसा होता है पॉलिटिक्स में। तो हम दो चीजें हमें यहाँ पर मित्रों जानते हैं। सबसे लखनऊ अधिवेशन में दो चीजें होती हैं। सबसे पहला, उदारवादी और जो उग्रवादी थे वो एक हो जाते हैं, और दूसरा मित्रों कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग भी एक हो जाते हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट मित्रों हमें एक और पॉइंट इसमें याद रखना होगा कि तिलक का एक नारा आपने सुना होगा, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। उन्होंने इसी लखनऊ अधिवेशन के माध्यम से रखा था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। मित्रों हमें नेक्स्ट पॉइंट देखना है। एक क्वेश्चन आपसे हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि वो है कि पहली महिला कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली कौन थी? तो मित्रों पहली महिला कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली कौन थी? तो ये पॉइंट आप याद रखिए, वो है मित्रों एनी बेसेंट। 1 मिनट रुकिएगा मित्रों। चलिए, पहली महिला कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली एनी बेसेंट है, 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में करती हैं। ये पॉइंट याद रखना। लेकिन अगर मित्रों क्वेश्चन ये पूछा जाए पहली भारतीय महिला, ये भारतीय नहीं थी मित्रों, ये आयरिश महिला थी। पहली भारतीय महिला संबोधित सॉरी अध्यक्षता करने वाली सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू थी मित्रों, और किस अधिवेशन में करती हैं? 1925 कानपुर। ये हम आगे भी देखेंगे और आपको याद रखना है मित्रों। याद रहे, पहली महिला कांग्रेस को संबोधित किसने किया? पहली महिला कांग्रेस को संबोधित करने वाली कौन थी? कादम्बिनी गांगुली, और ये कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक थी। कलकत्ता में उन्होंने संबोधित किया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट मित्रों, काफी मित्रों हम जानते हैं 1919 13 अप्रैल 1919 में घटना होती है जलियांवाला बाग, जलियांवाला हत्याकांड। इस हत्याकांड को कहां पर किया जाता है अंग्रेजों के द्वारा? अमृतसर में। इसीलिए मित्रों अमृतसर के अंदर 1919वां अधिवेशन आयोजित किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू के द्वारा की जाती है। इस अधिवेशन के अंतर्गत अंग्रेजों की आलोचना की जाती है कि उन्होंने इतनी भयंकर हत्याकांड किया। यहीं से अधिवेशन शुरू हुआ, इसी वक्तव्य से। और इसके अंतर्गत हम एक और चीज है मित्रों, ये वो समय है जब पूरे दुनिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से गुजरी थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ था और अंग्रेजों के द्वारा तुर्की के खलीफा के पद को समाप्त किया जा रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप पूरी दुनिया के मुसलमानों में असंतोष व्याप्त था। महात्मा गांधी को लगा कि ये जो खिलाफत का मुद्दा है, खिलाफत का मतलब जो तुर्की के खलीफा को उसके पद से जो
हटाया जा रहा है। कुल मिलाकर के जो खलीफा के पद को समाप्त करने की जो अंग्रेजों की साजिश है, उसके खिलाफ पूरी दुनिया के मुसलमान आक्रोशित थे और महात्मा गांधी को लग रहा था कि अब सही मौका है देश के मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ दिया जाए। मित्रों, इसमें खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया गया। आपको याद रहे, खिलाफत आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है? तुर्की के खलीफा से। पूरे दुनिया के मुसलमानों ने खिलाफत की शुरुआत की थी। तुर्की के जो खलीफा है उसके पद को पुनर्स्थापित किया जाए और भारत में भी इसका प्रभाव हुआ और महात्मा गांधी ने इसे नेशनल पॉलिटिक्स से जोड़ने का कार्य किया, जिसकी आलोचना जिन्ना और एनी बेसेंट जैसे लोगों ने की कि धर्म को राजनीति से अलग रखिए। हालांकि महात्मा गांधी का मानना था धर्म विहीन राजनीति अनैतिक है, क्योंकि व्यक्ति नैतिक नहीं हो सकता। अब मित्रों, समय आता है खिलाफत के बाद असहयोग आंदोलन का। अब महात्मा गांधी कहते हैं कि अब हम असहयोग शुरू करेंगे, नॉन कॉर्पोरेशन शुरू करेंगे ब्रिटिशर्स के साथ। 1920 में ऐसा अंग्रेजों ने महात्मा गांधी मतलब अन्य नेताओं ने ऐसा मन बनाया और इसीलिए मित्रों कांग्रेस के एक विशेष अधिवेशन का आयोजन होता है 1920 में कलकत्ता के अंदर। इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय के द्वारा की जाती है। मित्रों याद रहे, लाला लाजपत राय के द्वारा एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है। और मित्रों जो तिकड़ी है ना, बाल, लाल और पाल, मतलब बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक, इस टुकड़ी में से केवल लाला लाजपत राय ही थे जो कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कर पाए थे 1920 में। याद रहे, क्या मित्रों बाल गंगाधर तिलक कभी कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कर पाए? नहीं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा कौन से नेता हैं जो कांग्रेस के अधिवेशन की कभी अध्यक्षता नहीं कर पाए, तो मित्रों बाल गंगाधर तिलक है। मित्रों इसके अंदर महात्मा गांधी ने असहयोग का प्रस्ताव रखा, लेकिन मित्रों एक और बड़े नेता थे चित्तरंजन दास, सीआर दास ने गांधी के इस प्रस्ताव का विरोध किया, क्योंकि भाई असहयोग क्या है? अंग्रेजों से असहयोग करना, नॉन कॉर्पोरेशन। सीआर दास का कहना था देखो भाई, हम अंग्रेजों से असहयोग नहीं कर सकते, हम अंग्रेजों से असहयोग करने की जगह हम क्या करेंगे? सीआर दास का कहना था हम विधानसभाओं के अंदर प्रवेश करेंगे, विधानसभाओं के अंदर प्रवेश कर अंग्रेजों की नीतियों की आलोचना करेंगे और अंग्रेज पर प्रेशर क्रिएट करेंगे सरकार के ऊपर, अंग्रेज सरकार के ऊपर, और भारतीयों के हित में काम करेंगे। सीआर दास का ये कहना था। महात्मा गांधी का कहना था पागल मत बनो, ज्यादा पदों का लालच मत रखो, हम असहयोग करेंगे, नॉन कॉर्पोरेशन करेंगे और रचनात्मक कार्यों पर बल देंगे। सीआर दास ने कहा ठीक है, तो फिर मजा लो तुम जीवन का, हम नहीं करते इसका प्रस्ताव। तो महात्मा गांधी चिंतित हो गए, यार सीआर दास जैसा नेता तो नाराज नहीं होना चाहिए। फिर महात्मा गांधी ने सीआर दास से मीटिंग की, उनसे बातचीत की और उनको तैयार कर लिया। फिर मित्रों 1920 में, दोबारा मित्रों याद रहे, पहला 1920 में जो एक विशेष सत्र का आयोजन हुआ था कलकत्ता के अंदर, 1920 में फिर दोबारा नागपुर में जो अधिवेशन हुआ, इसकी अध्यक्षता की जाती है विजय राघवाचार्य के द्वारा। और मित्रों खास बात ये थी, इस अधिवेशन के अंदर जो असहयोग का जो प्रस्ताव था उससे सीआर दास के द्वारा ही रखा जाता है, मतलब जो सीआर दास है वो तैयार, उनको गांधी जी तैयार कर लेते हैं। अब मित्रों इस अधिवेशन को कई कारणों से जाना जाता है। सबसे पहला कि असहयोग का जो प्रस्ताव है वो पारित हो जाता है बिना किसी विरोध के। सीआर दास इसको प्रस्तुत करते हैं, पहले जो विरोध कर रहे थे। इसमें क्या होता है, भाषाई आधार पर कांग्रेस की कार्य समिति का भी गठन किया जाता है। ये पॉइंट इंपोर्टेंट है मित्रों। ये इंपोर्टेंट क्यों है? क्योंकि मित्रों आप याद रखना, जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन करने को कांग्रेस इनकार कर रही थी, लेकिन नागपुर अधिवेशन में क्या होता है, कांग्रेस ने भाषाई आधार पर कांग्रेस की जो प्रांतीय कमेटियां हैं उनका गठन किया। ये दोहरा चरित्र है, इसको समझने की जरूरत है। मित्रों जैसे ही असहयोग का प्रस्ताव पारित हुआ, मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला कि हम कांग्रेस से त्याग पत्र देते हैं, हमारा कांग्रेस का कोई संबंध नहीं है। पहले मित्रों जो जिन्ना थे वो कांग्रेस के ही मेंबर थे, वो कांग्रेस में ही थे, ठीक है। बाद में जाकर के ये नेतृत्व करते हैं मुस्लिम लीग का, फिर इनका बुद्धि खराब हो जाती है, ये बिल्कुल मूर्ख हो जाते हैं और मूर्खता का स्तर इनका इतना बढ़ गया, इनकी महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ चुकी थी कि ये पाकिस्तान नामक एक नालायक देश को पैदा करते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब का देश नहीं है मित्रों ये, जिसका मन किया उसने इसको पीट दिया।
बताइए, पाकिस्तान कोई कंट्री है? इसके जो मतलब क्या बोले उनको, भीष्म पितामह जो इनको बनाने वाले हैं वो जिन्ना थे। तो जिन्ना की खास बात ये है कि जिन्ना को ऐसा लगता था कि कांग्रेस के साथ मेरा कोई भविष्य है नहीं, और भारत में रह करके मैं ज्यादा कुछ मतलब कि फ्यूचर भी ज्यादा नहीं हो सकता, मुसलमानों का भी और मेरा भी। तो इन्होंने, और जिन्ना मित्र एक ऐसे व्यक्ति थे जो लोगों से ज्यादा संपर्क करना पसंद नहीं करते थे, ज्यादा इनको मतलब नहीं था लोग कौन है, लोगों में बैठना नहीं, लेकिन पॉलिटिक्स बढ़िया की, इतनी गजब की पॉलिटिक्स की। जब देश स्वतंत्र होने पर आया तो इन्होंने दंगे करा दिए, अंग्रेजों को दिखाया देखो मुसलमान रहना ही नहीं चाहते यहाँ। खैर वो मुद्दा अलग है, उसकी चर्चा हम कभी और कर सकते हैं। मित्रों इस समय इस अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान में संशोधन किया जाता है। अब ये संशोधन क्या था? ये संशोधन था, देखो भाई, जितने भी 21 साल तक का युवा है वो कांग्रेस का सदस्य बन सकता है। शर्त एक ही है, 25 पैसा चंदा देना। पहले जो चंदा था उसकी फीस ज्यादा थी, लेकिन अब चंदे की फीस को कम कर दिया जाता है। इस अधिवेशन में एक पॉइंट और इंपोर्टेंट है, और एग्जाम में सीधे क्वेश्चन यहां से बनता है कि कांग्रेस ने पहली बार देसी रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की, और उस नीति में कहा कि जो देसी राजा हैं वो जनता के प्रति अपनी सत्यनिष्ठा घोषित करें, या एक बेहतर शासन दें, देसी राजा जनता को एक बेहतर शासन दें। ऐसा कांग्रेस के मंच से पहली बार नागपुर अधिवेशन में कहा जाता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, हमें याद रखना, ठीक है मित्रों। असहयोग आंदोलन शुरू होने की डेट है 1 अगस्त 1920। इसी दिन मित्रों तिलक का देहांत हो जाता है। तिलक कांग्रेस के किस आखिरी अधिवेशन को अटेंड करते हैं? 1919 अमृतसर अधिवेशन। ये पॉइंट आपको याद रखना। तिलक की मृत्यु कब होती है मित्रों? 1 अगस्त 1920 को। और कांग्रेस के किस अंतिम अधिवेशन को ये ज्वाइन करते हैं मित्रों? तो वो होता है अमृतसर। नेक्स्ट है मित्रों 1921 में अहमदाबाद में। ये क्यों पढ़ना? ये इसलिए पढ़ना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से कि मित्रों जो 1921 का जो अहमदाबाद का जो अधिवेशन है उसकी अध्यक्ष के तौर पर सीआर दास को तो चुना जाता है, किंतु इस समय मित्रों सीआर दास जेल में थे, तो वो तो इसकी अध्यक्षता नहीं कर पाएंगे, लेकिन इन्होंने कांग्रेस के कार्य को जेल से किया, लेकिन इसके अध्यक्ष के तौर पर हकीम अजमल खां को चुना जाता है। मतलब इसकी जो अध्यक्षता है वो हकीम अजमल के द्वारा की जाती है, लेकिन अध्यक्ष चुना गया था चित्तरंजन दास को। ये पॉइंट याद करना है मित्रों। तो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है सीआर ऐसे कौन से नेता थे जिन्होंने जेल से कांग्रेस के अधिवेशन के लिए कार्य किया 1 साल तक? तो मित्रों वो सीआर दास थे, और उनकी जगह पर अध्यक्षता कौन करता है? हकीम अजमल खां। चुना किसे जाता है? सीआर दास को। फिर 1922 में गया में अधिवेशन हुआ, और 1922 में सीआर दास के द्वारा अध्यक्षता की जाती है। फिर ये जेल से छूट चुके थे और ये खुद ही इसकी अध्यक्षता करते हैं। मित्रों 1922 एक इंपोर्टेंट डेट है। 1922 में जो असहयोग आंदोलन है वो चोरी चोरा घटना के बाद कांग्रेस में बारदोली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक होती है, उसमें प्रस्ताव पारित होता है। चोरी चोरा घटना हो चुकी है, अब कांग्रेस जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले, और असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाता है। चित्तरंजन दास पहले से ही वो असहयोग के खिलाफ थे, और असहयोग की वापसी, और महात्मा गांधी 1922 में भाई साहब जेल चले गए, जेल चले गए भाई 1922 में महात्मा गांधी। अंग्रेजन को आए उठाकर चल दिए, क्योंकि इस समय पर महात्मा गांधी की स्थिति कमजोर हो चुकी थी, क्योंकि महात्मा गांधी ने तो कह दिया था कि 1 वर्ष के भीतर हमें स्वाधीनता प्राप्त हो जाएगी। बड़े बड़े लोगों से इन्होंने नौकरी भी छुड़वा दी। सुभाष चंद्र बोस युवा थे, यंग थे, उनको इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय का प्रधानाचार्य बना दिया, जो कि आईसीएस थे, आज का आईएएस जिसे हम कहते हैं, उस समय पर आईसीएस हुआ करता था। तो मित्रों सीआर दास ने कहा कि देखो भाई, अब हमारी वाली बात मानो, अब हम विधानसभाओं के अंदर प्रवेश करते हैं, वहां से अंग्रेजों का विरोध करेंगे। महात्मा गांधी का एक समर्थक वर्ग था, वो कहते हैं पागल मत बनो, बिल्कुल कुछ भी हो जाए हम ऐसा नहीं करेंगे, रचनात्मक कार्य करेंगे। गांधी वाले रचनात्मक कार्य। और कौन कौन उनके समर्थक में थे? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद बिहार की राजनीति से संबंधित थे, और देश के पहले राष्ट्रपति भी बनते हैं मित्रों, ये पता होगा आपको।
संविधान सभा की अध्यक्षता भी करते हैं और देश के पहले राष्ट्रपति भी बनते हैं, और ये गांधी के समर्थक थे। तो गया अधिवेशन में ये सीआर दास के विरोध में खड़े थे जब गांधी जेल में थे, कह रहे थे कि रचनात्मक कार्यों पर बल देंगे। सीआर दास बोले पागल मत बनो, विधानसभाओं के अंदर प्रवेश करते हैं, कुर्सी का मजा भी लेंगे और काम भी कर लेंगे थोड़ा बहुत। तो मित्रों सीआर दास ने प्रस्ताव पारित किया, हाँ भाई विधानसभाओं के अंदर कौन कौन चलेगा, सबने मना, प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। सीआर दास बोले ये क्या हो गया। सीआर दास ने मित्र कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया कि कांग्रेस को हम छोड़ देते हैं। कांग्रेस से त्याग पत्र देने के बाद सीआर दास ने मित्रों फिर स्वराज पार्टी का गठन किया। ये पार्टी मित्रों घुस जाती है विधानसभाओं के अंदर, बड़े कार्य करती है। जो लोग इन पर हंस रहे थे कि पदों के लिए विधानसभाओं के अंदर जा रहे हैं, इनको सांसद और विधायक बनना है, मित्रों यही लोग फिर इनकी प्रशंसा करने लगे। महात्मा गांधी जेल से छूटे और वह गांधी दास पैक्ट करते हैं, कहते हैं गांधी के हम बाहर से और आप अंदर से अंग्रेजों को पीटो। ऐसी नहीं इनका काम शुरू हुआ। तो 1921 और 1922 को आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है मित्रों 1923 में दिल्ली अधिवेशन। ये क्यों मित्रों महत्वपूर्ण है? ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी जिस व्यक्ति ने मित्रों अध्यक्षता की वो सबसे कम उम्र का अध्यक्षता करने वाला नेता था, जिसका नाम था अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद। कितनी उम्र थी मित्रों? 35 साल थी इनकी उम्र मित्रों महज 35 साल थी और वो कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं। अब्दुल कलाम आजाद के बारे में एक पॉइंट आपको और याद रखना है, वो ये कि अब्दुल कलाम आजाद को आगे चल करके 1940 में रामगढ़ अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाता है 1940 में। ठीक है, उनका अध्यक्ष चुना गया और अध्यक्षता करते हैं। लेकिन मित्रों ये समय था असहयोग उसका क्विट इंडिया मूवमेंट का, भारत छोड़ो आंदोलन का। इस समय पर कांग्रेस के सभी नेताओं को जेल में डाल दिया जाता है, कांग्रेस की कोई बैठक नहीं हो पाई, है ना मित्रों। फिर आगे चलकर मित्रों देश डूब गया, आजादी की तैयारियां होने लगी, लगभग पता ही चल चुका था। तो 1940 से लेकर के या 41 से लेकर के 46 कह सकते हैं, 1946 तक जो कांग्रेस की जो अध्यक्षता की मित्रों वो अब्दुल कलाम आजाद ने की। तो इसीलिए जो अब्दुल कलाम आजाद हैं सबसे लंबे समय तक कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति बनते हैं 1940 से लेकर के 46 तक। इससे पहले भी मित्रों 6 वर्षों तक की थी, इससे पहले भी वो 1 साल तक कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके थे दिल्ली अधिवेशन के अंदर। नेक्स्ट 1924 के महत्वपूर्ण है, बेलगाम में बता चुका हूं, महात्मा गांधी के द्वारा पहली बार इसकी अध्यक्षता की जाती है। 1925 के महत्वपूर्ण है, कानपुर, सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। इन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के तौर पर इस्तेमाल किया था। मित्रों एक पॉइंट याद रखना है, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं लाहौर अधिवेशन आता है 1929 में, 21 दिसंबर 1929 के एक लाहौर अधिवेशन हुआ था, जहां पर के पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। क्या मित्रों जवाहरलाल नेहरू से पहले भी किसी व्यक्ति ने पूर्ण स्वराज की बात कही थी? यस मित्रों, कानपुर अधिवेशन 1925 में की थी हसरत मोहानी के द्वारा। ये पॉइंट मित्रों एग्जाम में पूछा जाएगा। पहली बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा, किंतु ये प्रस्ताव पारित नहीं हो सका, लेकिन नेहरू जी इस प्रस्ताव को पारित कराते थे। नेहरू जी प्रभावशाली व्यक्तित्व थे, महात्मा गांधी का उनको समर्थन प्राप्त था। नेक्स्ट आता है 1926 गुवाहाटी में। ये क्यों इंपोर्टेंट है मित्रों? ये इसलिए इंपोर्टेंट है क्योंकि जो कांग्रेस के नेता थे उनको अब एक चीज अनिवार्य कर दी कि भाई खादी पहनो। खादी पहनना कांग्रेस के नेताओं को 1926 गुवाहाटी अधिवेशन से अनिवार्य कर दिया गया। फिर समय आता है 1927 मद्रास अधिवेशन। मित्रों हम जानते हैं 1927 का ये वो दौर है जब सबने 1919 का जो मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार थे उनकी समीक्षा करने के लिए साइमन कमीशन को गठित किया जाता है। 1928 में भारत में भी आता है। तो मित्रों उसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, उसका विरोध भारतीयों ने इसी कारण से किया। तो मित्रों 1927 के मद्रास अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता अंसारी के द्वारा की जाती है, इसके अंदर साइमन कमीशन के बहिष्कार का मन बनाया जाता है, मतलब उसका प्रस्ताव पारित होता है। तो पेपर में क्वेश्चन बन सकता है ये, और बना है। तो आरओ में तो लास्ट टाइम ही पूछा है। पूर्ण स्वराज का इसमें प्रस्ताव भी पारित हुआ था मित्रों। ठीक, ये पॉइंट आपको याद रखना है, साइमन कमीशन से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट मित्रों हमें याद रखना है 1928 कलकत्ता अधिवेशन, मोतीलाल नेहरू के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है, बस इतना याद रखना।
और इसी में अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन किया जाता है। एक विदेश विभाग की भी कांग्रेस के अंदर स्थापना की जाती है। इंपोर्टेंट नहीं है ज्यादा मित्रों, ये ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, नहीं देखना चाहो तो छोड़ दो, लेकिन इंपोर्टेंट क्या है, 1929 लाहौर अधिवेशन। 1929 लाहौर अधिवेशन के इंपोर्टेंट है मित्रों, इसकी अध्यक्षता पहली बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के किसी अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं मित्रों। दरअसल मैं आपको बता दूं कि जो जवाहरलाल नेहरू होते हैं, जो कांग्रेस के जो अधिवेशन है, 3 कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं जवाहरलाल नेहरू। एक 1929, एक हम आगे पढ़ेंगे 1936, और एक हम आगे पढ़ेंगे 1937। ये मित्रों लाहौर। दूसरा वाला 1936 में मित्रों लखनऊ। तीसरा वाला है मित्रों फैज। पहला काम में भी किया गया था, आगे पढ़ेंगे हम इनको। मित्रों लाहौर के अंदर जवाहरलाल नेहरू मित्रों क्या करते हैं, चलिए भाई नोट करना है आपको कि 31 दिसंबर 1929 को नदी थी मित्रों रावी, और रावी नदी का था तट। उस तट पर खड़े होकर के 3 रंग का झंडा जवाहरलाल नेहरू ने फहराया और कहा, पूर्ण स्वतंत्रता की बात कही इन्होंने, पूर्ण स्वतंत्रता की बात कही इन्होंने, और घोषणा की कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। इन्होंने अब मित्रों जो डोमिनियन का मुद्दा था एक पीछे छोड़ दिया, अब एक नया मुद्दा खुद दिया, वो था मित्रों पूर्ण स्वतंत्रता का। 26 जनवरी 1930 से लेकर के मित्रों जो कांग्रेस के अंदर ऐसी परंपरा बन गई, 26 जनवरी 1930 से लेकर के 1947 तक मित्रों कांग्रेस के जो एकदम से समर्थक थे, कट्टर समर्थक थे, उन्होंने 26 जनवरी के दिन को स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाया है। अब आपको समझ में आया होगा 26 जनवरी का इंपॉर्टेंस क्या है। मित्रों कहीं ना कहीं नेहरू जी के ऊपर एक आरोप है कि उन्होंने संविधान को लागू करने के लिए भी 26 जनवरी को चुना ही इसलिए था। अब आपको समझ में आया होगा 26 जनवरी का इंपॉर्टेंस क्या है इंडियन हिस्ट्री में। अब मित्रों इसके अंदर एक पहली पॉइंट कि पूर्ण स्वराज की बात कही, पूर्ण स्वतंत्रता की बात कही, डोमिनियन की नहीं। डोमिनियन का मतलब है अधिराज्य, आदि स्वतंत्रता। इसके अंदर मित्रों पूर्ण स्वतंत्र, पूर्ण स्वराज की बात की जाती है। अब मित्रों क्या होता है, हम जानते हैं 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की जाती है। अब जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए गांधी जी को इसके माध्यम से अधिकृत किया जाता है। इस अधिवेशन में कहा गया कि हम गोलमेज का विरोध करेंगे। ठीक है मित्रों, चलिए भाई नेक्स्ट। 1930 में मित्रों कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन आयोजित नहीं होता है। नेक्स्ट 1931 मित्रों महत्वपूर्ण है। वो क्यों महत्वपूर्ण है, काफी कई कारणों से, क्योंकि इसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल के द्वारा भी की गई थी। पहली बार मौलिक अधिकारों और आर्थिक कार्यक्रम पर एक प्रस्ताव रखा जाता है। और मित्रों इस वो वही कराची अधिवेशन है जब सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त किया गया और गोलमेज में कांग्रेस भाग लेने के लिए तैयार हुई। उसके लिए मित्रों तेज बहादुर सप्रू के प्रयासों से गांधी और नेहरू के मध्य एक समझौता किया गया था। उस समझौता को 1931 के कराची अधिवेशन में समर्थन दिया जाता है। और गांधी जी मित्रों इसी अधिवेशन में घोषित करते हैं कि हाँ हम लंदन जाएंगे, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग भी लेंगे और कांग्रेस का प्रतिनिधित्व मैं करूंगा। गांधी को नियुक्त किया जाता है कि आप दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाओ और कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस का या पूरे देश का प्रतिनिधित्व करो। वो बात अलग है, गांधी जी ज्यादा मतलब अपने मंसूबों में सफल नहीं हो पाए थे इधर। और मित्रों होता क्या है, गांधी जी ने गांधी इरविन समझौता किया था, और गांधी इरविन समझौता में बहुत सी चीजें थी। लोगों के अंदर बड़ा गुस्सा था। गुस्सा किस बात का था मित्रों, गुस्सा इस बात का था, और गांधी की आलोचना भी की जाती है, आज भी की जाती है, कि 1931 में मित्रों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जाती है। और ऐसा कहा जाता है कि क्या गांधी जी ने इरविन से भगत सिंह की रिहाई की मांग क्यों नहीं की। क्या गांधी चाहते तो भगत सिंह को छुड़ा सकते थे। और गांधी की इस बात पर मित्रों आज भी आलोचना होती है। और गांधी को लोगों ने काले झंडे दिखा के उनका स्वागत किया था। काले झंडे का मतलब समझ लो, विरोध किया उनका, गांधी का विरोध हुआ।
तो इतना गांधी का विरोध हुआ इस गांधी इरविन समझौते के परिणाम स्वरूप 1931 कराची अधिवेशन में महात्मा गांधी को काले झंडे दिखा करके उनका स्वागत किया जाता है। गांधी जी ने गुस्से में आकर के कहा, सुनो बे, गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद कभी नहीं मर सकता। और मित्रों, महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा, मेरी आलोचना होती रहे, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मित्रों, कराची अधिवेशन आप समझ चुके हैं, फंडामेंटल राइट्स की बात की गई थी, इकोनॉमिकल राइट की बात की गई थी, गांधी इरविन समझौते का समर्थन किया गया था, गांधी को अपॉइंट किया जाता है कि आप जाओ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लो, गांधी की इसमें काले झंडे दिखा करके स्वागत किया गया। नेक्स्ट आता है 1934 में बंबई में, इसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की जाती है, इसको याद मत रखना, कोई जरूरी नहीं है। नेक्स्ट मित्रों 1936 लखनऊ में, ये इंपॉर्टेंट है भाई, मैंने कहा नेहरू के द्वारा 3 कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता की गई थी। सबसे पहला मित्रों कौन सा था, लाहौर अधिवेशन 1929, सेकंड 1936 लखनऊ अधिवेशन, थर्ड मित्रों 1937 फैजपुर अधिवेशन। अब 1936 जो लखनऊ अधिवेशन है, जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, देखो भाई, जो हमारे देश में जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान है समाजवादी। क्योंकि भाई रूस में रशियन रेवोल्यूशन हो चुका था, ये जो जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र जैसे नेता बड़े प्रभावित थे। हाँ, व्यवस्था तो रसिया के अंदर ही है, बाकी तो सब मजा ले रहे हैं अपना अपना। 1937 में मित्रों फैजपुर में अधिवेशन होता है। अब भाई देखो, इसकी अध्यक्षता नेहरू जी ने की। अब ये क्यों इंपोर्टेंट है मित्रों, कांग्रेस का एकमात्र मित्रों गांव में आयोजित होने वाला अधिवेशन था, मतलब एकमात्र ऐसा अधिवेशन जिसका आयोजन एक गांव के अंदर होता है। नेक्स्ट मित्रों, 2 अधिवेशन की अध्यक्षता के लिए मित्रों सुभाष चंद्र बोस को चुना जाता है। 1938 हरिपुरा, हरिपुरा गुजरात में जगह है, त्रिपुरी मतलब मध्य प्रदेश में जगह है। ठीक है मित्रों, ये भी पॉइंट याद होना चाहिए। 1938 और 1939 दोनों में सुभाष चंद्र बोस को चुना जाता है। अब देखो मित्रों, सुभाष चंद्र बोस एक नए युवा नेता थे, महात्मा गांधी भी खुश रहते थे, ठीक है भाई, आईसीएस की परीक्षा देकर आया था, असहयोग आंदोलन में इन्होंने अपनी आईसीएस की परीक्षा से त्याग पत्र दे दिया, कांग्रेस को ज्वाइन किया था इन्होंने और असहयोग आंदोलन में भागीदारी भाई, कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रधानाचार्य बने थे। सुभाष चंद्र बोस की राजनीति में जो एंट्री है वो कुछ ऐसे होती है। मित्रों होता क्या है यहाँ पे, तो सुभाष चंद्र बोस हैं, महात्मा गांधी ने उनको खड़ा करते, बेटा खड़ा हो जाओ, लड़ दो, चुनाव लड़ो मेरी तरफ से, मैं सपोर्ट करूंगा। गांधी जी जैसे सपोर्ट करे वो न जीते, असंभव मित्र। सुभाष चंद्र बोस को सपोर्ट कर दिया, वो चुनाव जीत गए और अध्यक्ष बने कांग्रेस के। अब मित्रों सुभाष चंद्र बोस ने काम किया अपनी अध्यक्षता पर रहते हुए, जिसे इकोनॉमिकली भी पढ़ा जाता है, वो है राष्ट्रीय योजना समिति, नेशनल प्लानिंग कमिटी, इसे इकोनॉमी में भी पढ़ा जाता है। 1938 में इसकी अध्यक्ष, इस कमेटी का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया जाता है। मित्रों देखिए, एक पॉइंट आप याद रखिए, नेहरू जी भी रूसी समाजवादी मॉडल से प्रभावित थे, सुभाष चंद्र बोस भी प्रभावित थे, लेकिन जो नेहरू थे वो कहीं ना कहीं थोड़े से लिबरल थे, और जो सुभाष चंद्र बोस थे वो उनके अंदर थोड़ी अग्रेसिवनेस थी, साम्यवाद को लेकर के वो कहीं ना कहीं उनके अंदर साम्यवाद के लक्षण ज्यादा थे। जवाहरलाल नेहरू का थोड़ा सा उदार था, वो हम आगे चर्चा करेंगे कभी। हरिपुरा मित्रों कहां पर है, हरिपुरा आपको याद होना चाहिए गुजरात में, गुजरात में। त्रिपुरी एमपी में, शायद एक बार कंफर्म कर लीजिएगा त्रिपुरी कहां पर है, जहां तक मुझे लगता है एमपी में ही है। मित्रों अब क्या होता है, महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि बापू हमारे आंखों के तारे, हम खड़ा होंगे दोबारा। गांधी बोले पागलों के, बार बार तो नहीं होने दूंगा। तो गांधी जी ने कहा, सुनो मेरे भाई साहब हैं पठाभी सीतारमैया, चुनाव तो वही लड़ेंगे। सुभाष चंद्र बोस ने कहा ठीक है, लड़ा लो चुनाव, चुनाव तो हम भी लड़ेंगे। और दोनों मित्रों आमने सामने आ गए और सुभाष चंद्र बोस ने पठाभी सीतारमैया को चुनाव हरा दिया। और बड़ी वाहवाही होती है सुभाष चंद्र बोस की, गांधी के समर्थक को हराना कोई मजाक बात थोड़ी न थी। अब मित्रों क्या हुआ, महात्मा गांधी ने कहा गुस्से में आकर के, पठाभी सीतारमैया की हार मेरी हार है। और सुभाष चंद्र बोस चिंतित हो जाते हैं, ये तो नाराज हो गए मुझसे, अब मेरी यहाँ पर कैसे दुकान चली पाएगी इनसे नाराज होकर के। मित्रों सुभाष चंद्र बोस की आलोचना होना शुरू हो जाती है और सुभाष चंद्र बोस को उनकी अध्यक्षता के पद से त्याग पत्र दे देते हैं। और जब सुभाष चंद्र बोस ने त्रिपुरी अधिवेशन के लिए अध्यक्ष उनको चुना गया था, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया और उसके बाद उसकी अध्यक्षता सौंपी जाती है राजेंद्र प्रसाद।
मैं आपको बता चुका हूँ राजेंद्र प्रसाद भी गांधी के सहयोगी थे और ये बिहार की राजनीति से संबंध रखते थे। देश के पहले राष्ट्रपति और मित्रों विधानसभा के अध्यक्ष थे, परमानेंट अध्यक्ष ने चुना जाता है। मित्रों जैसे इन्होंने त्यागपत्र दिया अपने अध्यक्ष के पद से सुभाष चंद्र बोस के, तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक है ना मित्रों, इसका काम क्या था? कांग्रेस के अंदर रह करके समाजवादी विचारों को कट्टर तरीके से प्रमोट करना। तो ये बात पता चल जाती, ये मतलब जो कांग्रेस के लोग थे उन्होंने क्या किया, जो बंगाल की जो कांग्रेस कमेटी थी उसकी अध्यक्षता के मतलब उसकी जो अध्यक्षता जो थी सुभाष चंद्र बोस से, उससे त्यागपत्र दिलवा देते हैं। इसी फॉरवर्ड ब्लॉक ने सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस से बाहर का मार्ग भी खोल दिया। तो यहीं से मित्रों जो सुभाष चंद्र बोस होते हैं कांग्रेस से अलग हो जाते हैं। तो ये बात चीज हमें पता होनी चाहिए। असहयोग आंदोलन में वो शामिल होते हैं और 1939 में सुभाष चंद्र बोस जो है अपने पद से भी इस्तीफा देते हैं, अध्यक्षता से तो देते ही हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, याद रहे मित्रों एक पॉइंट, सुभाष चंद्र बोस को नंबर 1 पहले सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुना गया, फिर त्यागपत्र दिया, राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने, फिर तीसरा पॉइंट याद रखना है, फिर उसके बाद क्या होता है, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन करते हैं, फिर वो कांग्रेस से भी त्यागपत्र देते हैं। याद रहे पहले फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, त्यागपत्र बाद में दिया, ये क्वेश्चन पूछा गया पेपर में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मित्रों 1940 में इंपोर्टेंट अधिवेशन की बात कर रहे हैं। 1940 में रामगढ़ का अधिवेशन होता है कांग्रेस का। इसकी अध्यक्षता की जाती है अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा। अब हम पहले भी देख चुके हैं, दिल्ली अधिवेशन की भी अध्यक्षता कर चुके थे 1923 में मित्रों। अब मित्रों अब्दुल कलाम आजाद को पुनः दूसरी बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाता है और इसमें सब जो भारत छोड़ो आंदोलन है उससे शुरू करने का प्रस्ताव भी पारित हो जाता है। अब मित्रों होता क्या है, अब 1941 से 45 का जो समय था, यहां कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन हुआ ही नहीं था। अब हुआ ही नहीं था तो उसके अध्यक्ष कौन रहेंगे? अब्दुल कलाम आजाद रहेंगे। हुआ क्या था मित्रों, हुआ क्यों नहीं था? मित्रों भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट की देश भर में शुरुआत हो चुकी थी। उसी के साथ कांग्रेस को अंग्रेजी सरकार ने गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया। अब मित्रों कांग्रेस के जितने भी बड़े बड़े नेता थे उन सबको जेल में डाल दिया था और सब मजे ले रहे थे। कोई डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिख रहा था जेल से, सबको छुट्टी पर भेज दिया, सब जाओ भाई छुट्टी। भारत को कह रहे थे भाई आंदोलन है हमारा, क्विट इंडिया मूवमेंट, तुम लोगों को भगाना, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, हम चले जाएंगे। अब मित्रों 41 से लेकर के 45 तक कोई अधिवेशन ही नहीं होता है। इसी कारण से सभी नेताओं को जब जेल में डाल दिया जाए, ये समय कौन सा था? ये समय था मित्रों, अगस्त प्रस्ताव तो 1940 में आ चुका था, क्रिप्स मिशन का, बेबेल योजना का, कैबिनेट मिशन का। मतलब भारतीयों को भी लग रहा था कि अब समय आ चुका है, हमें आजादी मिल जाएगी, ये सब चीजें। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था मित्रों। एक समय तो ऐसा आया कि ऐसा लगने लगा कि जापान जो है कहीं ना कहीं भारत पर कब्जा ना कर ले। महात्मा गांधी चिंतित हो गए कि यार तुम इसके भरोसे तो अब छोड़ दो हमें, इसके कहीं ये आकर हम पर कब्जा कर लेगा, फिर इसके लिए हम संघर्ष करेंगे, ये तो हमको सीधे गोली मारेगा, तुम तो संसदीय व्यवस्था के तहत कम से कम चलते हो, आपके सामने तो हम शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन भी कर सकते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाप माना सीधी गोली मारे हम। ठीक है मित्रों, तो 1941 से लेकर 45 तक कोई भी अधिवेशन नहीं होता है, इसके अध्यक्ष बने रहते हैं अब्दुल कलाम आजाद। मित्रों अब आगे चल करके 1946 में मेरठ में अधिवेशन होता है, इसके अध्यक्ष चुने जाते हैं JV कृपलानी, गांधी के सहयोगी थे ये भी। ठीक है, गांधी के सहयोगी ही मित्रों संभवतः कांग्रेस के अध्यक्ष बन पाते थे, क्योंकि प्रभावशाली व्यक्ति थे मित्रों गांधी। ये मित्रों आजादी स्वतंत्रता से पहले अंतिम सत्र था, मतलब इसके बाद हमारे देश को स्वतंत्रता मिल जाती है। फिर उसके बाद वाले अधिवेशन हुए जो आज तक होते आ रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे वर्तमान समय में कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। मित्रों एक क्वेश्चन बनता है, स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष JV कृपलानी थे। ये पॉइंट आपको याद रखना है, भारतीय स्वतंत्रता के समय ये अध्यक्ष थे कांग्रेस के। 1947 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद।
1959 में मित्रों क्यों याद रखना है, क्योंकि इंदिरा गांधी मित्रों अध्यक्ष बनी थी। क्या इंदिरा गांधी कभी कांग्रेस की अध्यक्ष रही थी? यस। इस समय देश के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे, हमारा देश स्वतंत्र हो चुका था। मित्रों 1964 में नेहरू जी की हो जाती है मृत्यु। अब नेहरू जी की मृत्यु हुई तो कांग्रेस के उत्तराधिकार का मुद्दा सामने आया और देश का प्रधानमंत्री कौन बने वो भी मुद्दा सामने आया। तो इस समय जो काफी पावरफुल व्यक्तित्व उभर के सामने आता है, के कामराज थे। के कामराज मित्रों किंग मेकर बनते हैं इस समय। किंग मेकर क्यों मित्रों? इन्हें तय करना था कांग्रेस का उत्तराधिकारी कौन बनेगा, और सारी जिम्मेदारियां इन्हीं के कंधों पर थी मित्रों। ये पॉइंट आप भाई याद रखिए। इतना मित्रों आपको याद रखना है। कांग्रेस मित्रों हमने क्या पढ़ा, कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, कांग्रेस की स्थापना को लेकर के कुछ मिथ हैं, जैसे कि सेफ्टी वॉल का सिद्धांत दिया जाता है। लाला लाजपत राय ने अपनी पत्रिका यंग इंडिया के माध्यम से एक लेख लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि देश के अंदर कोई बड़ी क्रांति को रोकने के लिए अंग्रेजों ने कांग्रेस की स्थापना की है, ऐसा लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया पत्रिका के माध्यम से कहा था। क्लियर है मित्रों? अब उन्होंने कहा था कि देखो भाई ऐसा है कि ये सेफ्टी वॉल्व का काम करेगी, ठीक है, क्योंकि भाई अगर हमारे देश के अंदर कोई बड़े आंदोलन को रोकना है तो कांग्रेस काम करेगी उसको रोकने का। तो गोपाल कृष्ण गोखले कहते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है, देखो त्वरित चालक का काम करेगा कांग्रेस। अगर अंग्रेजी व्यक्ति इसकी स्थापना कर रहा है तो त्वरित चालक का कार्य करेगा। उन्होंने कहा कैसे करेगा, कि देखो भाई ऐसा है कि अंग्रेजों के कठोर दबाव से हमें बचाएगा अगर इसका संस्थापक अगर अंग्रेज है तो। ठीक है मित्रों, तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए।